सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं 2026 में, उसके बारे में कि ममता बनर्जी के क्या ड्रॉबैक्स है, क्या उनमें ऐसी खामियां है, इस बार टीएमसी क्यों डरी हुई है और क्या ड्रॉबैक्स है बीजेपी के अंदर में, क्या खामियां है और बीजेपी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और टीएमसी को क्या क्या फेस करने पड़ेंगे चैलेंजेस। शुरुआत करते हैं दोस्तों ममता बनर्जी और टीएमसी से। 2011 में ममता बनर्जी की सरकार बनती है। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी पश्चिम बंगाल के अंदर में कि 34 साल के कम्युनिस्ट लेफ्ट आइडियोलॉजी को हरा के दोस्तों वो चीफ मिनिस्टर बनी थी। सीपीआईएम के दौर में पश्चिम बंगाल का हाल ये था कि जितने भी इंडस्ट्री थे दोस्तों वहां पे सब बंद करके चले गए थे। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट राज में दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर में हम बस नहीं चलने देंगे, हमारी मांगे पूरी करो, हम टैक्सी स्ट्राइक पे हैं क्योंकि हमारी मांगे पूरी करो, इंडस्ट्री नहीं चलने देंगे, हमारी मांगे पूरी करो। तो यूनियन बाजी हर जगह पे सीपीआईएम के राज में थी पश्चिम बंगाल में। प्लस नक्सलवाद का भी एक आइडियोलॉजी पश्चिम बंगाल से ही शुरू हुआ था। आपको बता दूं मैं, ये जो पूरे भारत के अंदर में जो नक्सलवादी सोच है उसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से ही हुई थी और इसको शुरू करने वाला लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले ही थे। और पश्चिम बंगाल के लोग बुरी तरह से परेशान हो गए थे दोस्तों, क्योंकि कोई इंडस्ट्रीज नहीं आ रही थी वहां पे। लोग अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे नौकरियां करके, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर में एक मानसिकता वो उस वक्त ने ये बना दी थी कि भाई धंधा मत करो, धंधा करके क्या कर लोगे, इससे बढ़िया है कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लो, जो आएगा पैसे उसमें गुजारा कर लेंगे। ये एक सोच थी। तो लोगों को लगा कि भाई ममता बनर्जी एक नई लीडर बन के आई है जो चैलेंज कर सकती है सीपीआईएम को, तो लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनको वोट करके जिताया। फिर तो पहले 5 साल ममता बनर्जी के जो थे दोस्तों वो सीपीआईएम को पूरी तरह से खत्म करना पश्चिम बंगाल में, इसमें ही चले गए। एक नया फ्रेश ममता बनर्जी आई थी तो उन्होंने एक नया व्यू रखा पश्चिम बंगाल का कि हम पश्चिम बंगाल के अंदर में ये चेंजेस लाएंगे। सबसे पहले तो बंद का कल्चर खत्म करो, पश्चिम बंगाल के अंदर में एक भी उद्योग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। प्लस वो जब चुनाव लड़ रही थी तब गरीबों की बात करती थी, क्योंकि वो सिंगूर के अंदर में टाटा नैनो प्लांट के खिलाफ में जब गरीबों के साथ में खड़ी थी तो लोगों के बीच में एक सेंटीमेंट बन गया कि गरीबों की आवाज उठाने वाली एक लीडर बन गई। हालांकि वो गलत था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ कोई भी स्टेट जाता, देखिए आज बंगाल के अंदर में कोई भी इंडस्ट्री इसीलिए नहीं आती है, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, जस्ट बिकॉज यही आइडियोलॉजी के से शापित रहा है बंगाल। लेकिन पब्लिक के अंदर में एक परसेप्शन बना कि ये नेता ही है जो महिला है, पहली बात है ना, पहली बात तो ये है कि वो महिला है और हमारी गरीबों की बात कर रही है, भले गलत हो सही हो बात तो कर रही है, तो उनको मौका मिला। फिर 5 साल उनको सीपीआईएम को खत्म करने में चले गए पूरी तरीके से बंगाल के अंदर में। उसी दौर में हम देखते हैं कि सीपीआईएम के कुछ नेता की मौत हो जाती है बंगाल के अंदर में और सीपीआईएम के जितने भी कार्यकर्ता थे वो आस्ते आस्ते टीएमसी के अंदर में अलाइंड हो रहे थे, क्योंकि सीपीआईएम और टीएमसी का बहुत जबरदस्त सांप और नेवले का खेल था। तो वहां पे सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने सोचा भाई सेफ रहना, तो एक काम करो टीएमसी का झंडा उठा लो, ये रहा लेफ्ट का झंडा हमने फेंक दिया, तो ये हो गया। अब बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा फोर्स टीएमसी बन गई वहां पे, ममता बनर्जी को यकीन हो गया पश्चिम बंगाल में कि हमें अब कोई चैलेंज नहीं कर सकता, पश्चिम बंगाल के अंदर में हमारी सत्ता अब कायम रहेगी हमेशा के लिए। कांग्रेस सरकार तो वहां पे थी नहीं, जो हाल है कांग्रेस का वहां पे उस वक्त में भी था और जो आज भी है वो सेम है, कोई चेंज नहीं है, जीरो पे रहते हैं, मुश्किल से मुश्किल 1-2 सीटें निकाल पाते हैं। अब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है सेंटर में। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है सेंटर में तो नरेंद्र मोदी जी पहले 2-3 साल तो हर जगह पे जहां चुनाव हो रहे थे बीजेपी जीत रही थी, क्योंकि वो सेंटिमेंट पैन इंडिया था। अब मोदी जी की पॉपुलैरिटी जबरदस्त थी। 2016 में जब विधानसभा के चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, तब ममता बनर्जी को उसी वक्त में लग गया था कि भाई चैलेंज वैलेंज, ये सीपीआईएम से छुटकारा मिल गया, कांग्रेस से छुटकारा तो मिल गया, बीजेपी एक दिन बहुत बड़ी फोर्स बनेगी और यही एक पार्टी है जो मुझे चैलेंज कर सकती है आने वाले टाइम में, और करेगी भी, क्योंकि बीजेपी का अप्रोच हमेशा से हमने देखा है जहां पे उनकी सत्ता नहीं होती वहां पे हिट कर करके वो चीज दीवार तोड़ते हैं। पहले तो दीवार की दरार आती है, फिर दीवार फांद के निकल जाते तोड़ के, और ममता बनर्जी ने ये पहले भाप लिया था। तभी हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जब से सेंट्रल में सरकार है,
ममता बनर्जी के साथ में रिलेशन उनके भले पर्सनली बातचीत अच्छी होती हो, लेकिन पार्टी वे में जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो दोनों आमना सामनी है हमेशा से, बीजेपी और टीएमसी। तो उस वक्त में बीजेपी को 2016 में 3 सीटें मिली थी पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर में। फिर 5 साल निकले, हमने देखा 2021 के विधानसभा हुए चुनाव, तो उस वक्त में ममता बनर्जी को लगने लग गया 2016 से 2021 में कि पश्चिम बंगाल के अंदर में सत्ता को कायम रखना है तो एक काम करो भाई, तुष्टीकरण की राजनीति भी करनी पड़ेगी। ईदी देने के लिए हमें वो क्या बोलते हैं मुसलमानों में, वो जो होता है दोस्तों, इफ्तार पार्टी करनी पड़ेगी, मुसलमानों के साथ में कांटेक्ट बना के रखना पड़ेगा। प्लस उस वक्त में ममता बनर्जी जी जब आई थी सत्ता में, तब अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ में कई बातें कहती थी दोस्तों, पार्लियामेंट के इनको घसीट के इनके ऊपर में हाथापाई करके भी इनको सीपीएम ने बेइज्जत किया था। लेकिन 2016 के बाद में ममता बनर्जी का स्टांस पूरी तरह से चेंज हो गया। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ में कोई बात करता है तो ममता बनर्जी सबसे पहले उनके खिलाफ हो जाती है कि नहीं, बांग्लादेशियों को कोई कुछ नहीं, वो बांग्लादेशी नहीं है, वो बंगाल के स्थानीय है। अब दोस्तों 2021 के वक्त में हम देखते हैं कि जो बीजेपी को 3 सीटें मिली थी विधानसभा चुनाव में, वोटिंग परसेंटेज भी उनका बढ़ा, प्लस बीजेपी को 3 से 77 सीटें मिली। 2021 के विधानसभा चुनाव में अगर हम देखें तो टीएमसी पार्टी को 48% का वोट शेयर मिला था पूरे चुनाव में, बीजेपी को वहीं पे मिला 38%। दोनों के बीच में जो गैप था वो था 10% का। अब ममता बनर्जी को ये समझ में आ गया कि बीजेपी जो 3 से यहां तक पहुंची है, 38% का वोट शेयर बीजेपी को वेस्ट बंगाल के अंदर कोई सोच नहीं सकता था भाई। भले लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उस वक्त में कि बीजेपी सिर्फ 77 सीट आई है, देखो हम टीएमसी जीत गए, लेकिन ममता बनर्जी को यह पता था कि ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। बीजेपी ने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था 2021 में कि 3 से जहां पे 4-5% वोट शेयर नहीं था बीजेपी का, बढ़ के यहां तक पहुंच गई 2021 तक। और ममता बनर्जी को समझ में आ गया था कि भाई 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी आमने सामने की चैलेंजिंग फोर्स बन चुकी है, और ये मोदी जी गलती नहीं करेंगे और अमित शाह भी गलती नहीं करेंगे। तो अब जब 2021 से लेकर 2026-25 अभी चल रहा है, अभी तक ममता बनर्जी को हम देखते हैं कि अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ में जब भी सवाल उठे, ममता बनर्जी ने कहा कि ये बंगाली बोलने वाले हैं। अभी बंगाल के अंदर में जो सेंटीमेंट है वो ये है कि बंगाली भाषियों को निकाला जा रहा है पूरे भारत के अंदर से, बल्कि ये राइट नहीं है। राइट टर्म ये है कि अवैध बांग्लादेशी जो बंगाल का आधार कार्ड, वोटर कार्ड लेके दूसरे राज्यों में जाते हैं, क्योंकि वो बंगाली बोलते हैं, इसीलिए कि वहां पे जो स्थानीय बंगाली है, लोगों को भी ये लगे पूरे इंडिया में कि हम बंगाल से आए हैं, हम बंगाली हैं। दे आर बांग्लादेशीज, रोहिंग्यास, क्योंकि जिनको भी डिपोर्ट किया जाता है उनको थॉरो चेकिंग होती है, स्कैनिंग होती है डॉक्यूमेंटेशन की। तो ममता बनर्जी इस वक्त में समझ चुकी है कि भाई अब हो गया खेला, अब होना है आने वाले चुनाव में महायुद्ध बीजेपी वर्सेस टीएमसी का। तो अभी से मुद्दा चालू कर दो, बीजेपी वर्सेस बंगाली, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि स्मार्ट पॉलिटिशियन है। कोई मुद्दा डेवलपमेंट पे नहीं है उनका, देख रहे हैं डेवलपमेंट में कोई बात नहीं चल रही है। मुद्दा क्या बनाया इन्होंने, वो ही स्थानीय वर्सेस बाहरी। हर राज्य में और भारत के अंदर में ये पॉलिटिक्स नई नहीं है, ये पुरानी पॉलिटिक्स है, क्योंकि ममता बनर्जी के पास में काम दिखाने के लिए नहीं है, लोगों को कन्विंस करने के लिए कुछ नहीं है कि हमने बंगाल के अंदर में 2011 से लेकर 2025 तक ये ट्रांसफॉर्म किया है, यहां पे इस क्षेत्र में हम रिफॉर्म लेके आए हैं। जो काम नरेंद्र मोदी 2001 में जब चीफ मिनिस्टर बने थे गुजरात के, तब से लेके 2014 तक जिस तरीके से गुजरात को ट्रांसफॉर्म किया है, रिफॉर्म्स लेके आए थे, वो बंगाली अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, न्यूज देखते हैं, पॉलिटिकली अवेयर रहते हैं, वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं भाई, उनको राजनीति पता है, कौन से राज्य में क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ममता बनर्जी को चैलेंजेस कुछ है दोस्तों, जिसके बारे में शॉर्ट में आपको बताता हूं। लॉ एंड ऑर्डर, हाल ही में हमने देखा किस तरीके से संदेश खाली में
मुर्शिदाबाद हिंसा हुई, टीचर्स घोटाला हुआ, वहां पे घोटाला को दूर रखते हैं, उसको नेक्स्ट पॉइंट में आता हूं। ठीक है, आरजीकर हॉस्पिटल जो जूनियर डॉक्टर के साथ में हुआ, अभी रिसेंटली कॉलेज के अंदर में जो छात्रा के साथ में टीएमसी के रिलेटेड एक बंदा था, टीएमसी का कार्यकर्ता, तो ये सब अगेंस्ट में जा रहा है। लोगों के बीच में खासी नाराजगी है इस वक्त में पश्चिम बंगाल के अंदर में, ममता बनर्जी के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है ग्राउंड पे। फिर करप्शन का मुद्दा, करप्शन आपको पता ही है, वहां पे कितने ऐसे स्कैम्स हुए दोस्तों, चीट फंड घोटाला, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, फिर टीचर्स भर्ती स्कैम, सिंडिकेट बाजी एक सबसे बड़ा अभिशाप है पश्चिम बंगाल के अंदर में, कि साला मेरे को अगर खाली जगह पे घर बनाना है अपना, तो वहां पे वो पार्टी ऑफिस वाले आ जाएंगे, टीएमसी वाले कह देंगे कि भाई सीमेंट उससे लेना, पत्थर वहां से लेना, सरिया वहां से लेना। क्यों? क्योंकि उनके ही सब लोग होते हैं उनकट। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलो अगर आपका वहां पे कोई घर है, फ्लैट लिया आपने, अगर आपको फ्लैट बेचना है तो किसको दिखाओगे? फ्लैट लेने वालों को पहले ही रोक दिया जाएगा नीचे और सबको बोल दिया जाएगा कोई उस फ्लैट को नहीं दिखाएगा। क्यों? कटबाजी देनी पड़ती है, पार्टी ऑफिस भी तो चलाना है भाई। तो ये एक सिंडिकेट बाजी हर चीज में, हर चीज में, खदान से ले खुदाई से लेके सब कुछ, टेंडरबाजी हर जगह पे हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में। ये लोगों को पता अच्छे से पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। प्लस ममता बनर्जी का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वो भी अब चालू हो गया उनकी फैमिली में। अभी उनकी कोई आई थिंक क्या नाम था उनका, कोई बनर्जी जी को काउंसिलर थी वो, उनको रानी बिरला कॉलेज का कुछ अध्यक्ष बना दिया। उसको लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी आई 2 दिन पहले कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई, कोई शिक्षित आदमी जो वहां पे पढ़ा लिखा एजुकेशन रिलेटेड हो उसी को आप कर सकते हो उस पद में, आप अपने रिलेटिव को या टीएमसी के किसी काउंसिलर को कैसे वहां पे उस पद पे पहुंचा सकते हैं। अभिषेक बनर्जी, उनकी बीवी के ऊपर में भी कई आरोप लगे हुए हैं दोस्तों, स्मगलिंग के पास्ट में लगे हुए हैं ना। कई मिनिस्टर टीएमसी के ऑलरेडी जेल में हैं और कई ऑलरेडी कई पे केसेस चल रहे हैं। तो ये सब ममता के अगेंस्ट में जाता है। प्लस उनको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जाता है कि भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब उनको चिट्ठी लिखी कि हमें बांग्लादेश और भारत का जो बंगाल के अंदर में बॉर्डर है उसको फेंसिंग करने के लिए हमें जमीन दे दीजिए, आप नहीं दे रहे हैं। 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कम से कम 6-7 बार अप्लाई किया है। खुद अमित शाह जी ने कह दिया है, राजनाथ सिंह जी ने कह दिया है, मोदी जी ने कह दिया है, शुभेंदु अधिकारी रोज कहते हो आए दिन, लेकिन ममता बनर्जी दे नहीं रही है। प्लस वहां पे इन्फिल्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा इशू है दोस्तों। जिस तरीके से डेमोग्राफी बंगाल के अंदर में चेंज हो चुकी है, आज बंगाल के लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं कि भाई हमें यहाँ पे द बंगाल फाइल्स नहीं चलने दी, क्योंकि बंगाल फाइल्स में वही दिखाया है जो पास्ट में हो चुका है बंगाल के अंदर में। तो ममता बनर्जी ने ऑलरेडी बैन कर दिया, लेकिन वहां के लोगों को तो पता है कि भाई डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज होगी। आज कोलकाता के अंदर में मिनी बांग्लादेश, मिनी पाकिस्तान कई इलाकों में बन चुके हैं, जहां पे आप बाहर से कहीं से जा रहे हैं दोस्तों तो लोग ऐसे आपको देखेंगे कोई बाहर ही घुस रहा उनके एरिया में, ऐसे भी इलाके। 2011 का जो सेंसस था उसमें मुसलमानों की आबादी पश्चिम बंगाल में थी दोस्तों 28%। 2011 में बना था लास्ट सेंसस, अब तक नहीं पता है नए आंकड़े क्या, और ये नए आंकड़े जो है 35% से ज्यादा है। और ममता बनर्जी को ये पता है कि भाई इनको हाथ में रखना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने कहा भी था कि जो गाय लात मारती है दूध देती है उसकी लात भी खानी पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी इसीलिए किसी भी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है इलेक्शन कमीशन का भी, कि बंगाल के अंदर में हम एसआर नहीं होने देंगे। भाई क्यों नहीं होने देंगे? ये एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल फोर्सेस है दोस्तों, इंडिपेंडेंट बॉडी है, आपका कोई अधिकार ही नहीं है इस पे रोक लगाने का, ना ही आप रोक सकती हैं। तो ये सब ममता के चैलेंजेस है। अब बात करते हैं बीजेपी के। अब बीजेपी ने दोस्तों स्टेडीली आस्ते आस्ते वहां पे ग्राउंड पे काम करना शुरू किया, जहां पे बीजेपी का नाम ही नहीं था भाई, 0 सीट्स मिलती थी। वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता होना मतलब अभिशाप था, वो आइडियोलॉजी वहां पे थी ही नहीं। बीजेपी ने आस्ते आस्ते वहां पे ग्राउंड तैयार करना शुरू किया दोस्तों। मोदी जी से कई इंप्रेस्ड लोग थे दोस्तों, जो आस्ते आस्ते बीजेपी की आइडियोलॉजी से मैच करते थे, जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। और ममता बनर्जी को जब तक पता चले बीजेपी अच्छी खासी फोर्स बन चुकी थी बंगाल में।
बीजेपी के लिए इस वक्त में चैलेंजेस की अगर बात करें दोस्तों, तो कुछ चैलेंजेस हैं। ममता बनर्जी का जो पूरा बंगाल के अंदर में जितने मशीनरीज है ना उनके पास में, टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता, कैडेट से लेके मूवमेंट, रैली जहां पे भी करनी हो, वो जबरदस्त है। उसको भेदने के लिए बीजेपी के पास वैसा संगठन नहीं है भाई पूरी तरीके से। वो जो पूरा एक बोलते हैं ना मैकेनिज्म, जैसे गुजरात के अंदर में मोदी जी का कैसा है, कांग्रेस जितनी भी बार ट्राई कर चुकी है, नहीं हो पा रहा उनसे कि बीजेपी को हम नहीं हरा पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वहां पे हर एक सोसाइटी हो, कहीं भी हो, हर एक जगह पे बीजेपी आरएसएस का आपको मिल जाएंगे लोग। और टीएमसी के लिए भी यही सेम बंगाल के अंदर में। तो बीजेपी के पास में दोस्तों सबसे पहले वैसा संगठन नहीं है। साइलेंट वोटर्स बहुत जबरदस्त है, बहुत वोटर्स जितने भी साइलेंट है बंगाल के अंदर में, समझ के चलिए कि मोस्ट ऑफ देम आर बीजेपी वोटर्स। संगठन वैसा चाहिए कि बीजेपी टीएमसी का किला अगर भेदना है तो वैसे पूरी तरह से उनको तोड़ना भी पड़ेगा। वो ऐसे नॉक करने से दरवाजा नहीं खुल जाएगा, उसको तोड़ने के लिए वैसा एक फोर्स का एक पंच लगाना पड़ेगा बंगाल के अंदर में। तो ये चैलेंजेस है बीजेपी के लिए। दूसरा है दोस्तों, एक संगठित जो होता है दोस्तों, एक बोले ना कमजोर ऑपोजिशन, बीजेपी के पास में आज कोई फेस नहीं है अभी तक। और एक तरह से ये पॉजिटिव भी है कि बीजेपी ने कोई किसी फेस का ऐलान नहीं किया, क्योंकि पूरी पार्टी तब यूनाइट होकर काम करती है। लेकिन ममता बनर्जी यही बोल रही है कि बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर का फेस क्यों नहीं है। मैं तो बोलती हूं मैं टीएमसी की हूं, फटीग है ममता बनर्जी के खिलाफ में। लेकिन ममता बनर्जी की कुछ स्कीम्स है पश्चिम बंगाल में जो लोकलों को वो लाभ मिलता है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की सरकार अब तक चल रही है। तो ममता बनर्जी ने महिलाओं के बीच में भी दोस्तों अच्छी खासी पकड़ बना रखी है। प्लस वहां पे कुछ लक्ष्मी योजना नाम से है दोस्तों, उसका भी लाभ कई लोगों को मिल रहा है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की कई स्कीमें बैंड है पश्चिम बंगाल के अंदर में, तो उतना ही इक्वली जितने लोग टीएमसी को मानते हैं बीजेपी को भी मानते हैं कि भाई हमें हमारा अधिकार क्यों नहीं मिल रहा, क्यों रोक के रखा ममता बनर्जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को। बंगाल का एक और प्रॉब्लम है दोस्तों बीजेपी का, वो है कि बीजेपी के अंदर में अंतरकलह है। आप देख लीजिए दिलीप घोष जब एक्टिव थे बंगाल के अंदर में, तब रोज हम देखते थे कि ममता बनर्जी के खिलाफ में वो उतरते थे। अभी बहुत कम दिखाई देते हैं, अभी शुभेंदु अधिकारी जी दिखाई देते हैं। तो बीजेपी को अगर बंगाल का किला भेदना है भाई, वैसे कैंडिडेट खड़े करने पड़ेंगे आपको। बोलते हैं ना जहर को जहर काटता है, और बीजेपी को अगर बंगाल का किला फतेह करना है तो एक होना पड़ेगा। दिलीप घोष को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी देनी पड़ेगी, लॉकेट चैटर्जी को भी देनी पड़ेगी, जितने भी बीजेपी के बड़े फेसेस है वहां पे, उन सब में रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट दिया जाए और क्लोज मॉनिटरिंग हो हर एक व्यक्ति क्या क्या कर रहा है। तभी ये पॉसिबल है। टीएमसी को एक आदमी नहीं घेर सकता, उनको हर जगह से घेरना पड़ेगा अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर में हमारे नवरात्र और पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा शुरू हो जाएंगे दोस्तों कल से। तो इस बार ममता बनर्जी का टारगेट है कि भाई चुनाव से पहले ये आखिरी दुर्गा पूजा है जहां पे हम हर जगह पे प्रचार प्रसार करेंगे जितना हो सके वाया दुर्गा पूजा। वहीं पे बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि दुर्गा पूजा के माध्यम से जितना हो सके हम लोगों से मिले, लोगों के बीच में जाए। ममता बनर्जी ने वहां पे दुर्गा पूजा पंडाल के लिए भी एक नई अनाउंसमेंट की थी, पैसे हम इतने से इतना ज्यादा देंगे, बढ़ा दी है राशि। तो ये ममता पूरी कोशिश कर रही है ममता बनर्जी जी कि हम कैसे भी करके बचे, लेकिन उनके कई ड्रॉबैक्स है जो उनको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। करप्शन का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, डायनेस्ट पॉलिटिक्स का मुद्दा, वहां पे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बचाने का मुद्दा हो दोस्तों, वोट बैंक तुष्टिकरण की राजनीति करने का मुद्दा हो, तो वहां के लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं इस गेम को। लेकिन बीजेपी को एक होना पड़ेगा। वहां पे बंगाल जो बीजेपी यूनिट है वहां पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फेस नहीं है। जो चल रहा है मोदी जी हमारे हैं, मोदी जी, अमित शाह जी,
शुभेंदु अधिकारी है, सुकांतो मजुमदार है, वहां पे दिलीप घोष और कई ऐसे अन्य बीजेपी के कार्यकर्ता, इन सबको बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए बीजेपी को, तभी किला कर सकते हैं। और इसीलिए मीटिंग हुई है आरएसएस के साथ में बीजेपी बंगाल यूनिट की, कल या परसों, कल हुई थी शायद, कल मीटिंग हुई। संगठनात्मक एक तरीके से संगठन बना के कैसे बंगाल के अंदर में इस बार घुसा जाए, और किले को तोड़ना ही है, क्योंकि इस बार बुलडोजर लेके जाएगी बीजेपी ममता का किला तोड़ने के लिए। आपको बता दूं कि इस वक्त में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में सब है भले, क्योंकि इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। इसमें हमें सबसे बड़ा मदद अगर बीजेपी को चाहिए अगर किसी का, तो वो होगा राहुल गांधी। राहुल गांधी हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में भी बिहार की तरह एक पद यात्रा कर दे, वोट अधिकार यात्रा किया था ना, वोटर अधिकार यात्रा, उसी तरीके से अगर पश्चिम बंगाल के अंदर में बीजेपी के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा कर दी 15-20 दिन की, तो आप यकीन मानिए बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा टीएमसी को, और टीएमसी मुझे नहीं लगता परमिशन देगी भी ये सब करने के लिए। लेकिन हमें हमारे स्टार कैंपेनर बीजेपी के राहुल गांधी की जरूरत पड़ेगी। और बीजेपी को ये समझ में तो है कि भाई ममता बनर्जी जो कोई ऐसे वैसी पॉलिटिशियन नहीं है, वो पूरी एकदम स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिशियन है भाई, उनको सड़क की राजनीति पता है अच्छे से। तो सड़क की राजनीति को सड़क से ही हराना पड़ेगा। अब कोई बोलते हैं ना कि मैथ्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स आपके पास होते हैं, कई अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन कौन से प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला सेट होगा ये वो ही बता सकता है जिसने इस पे अभ्यास किया हो। तो अमित शाह, मोदी जी और ममता बनर्जी जी ये सब अपने अपने फॉर्मूलाज लगाने में एक्सपर्ट हैं। तो बंगाल वर्सेस बाहरी करने की जो प्रॉब्लम थी उसका भी काउंटर बीजेपी ने उतार दिया है पश्चिम बंगाल के अंदर में। वो काउंटर ये है कि आपके यूसुफ पठान बाहरी है, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, ये सब कौन है भाई, सब तो बाहरी है। और आप बातें करते हो बंगाली वर्सेस बाहरी, भाई बंगाली की इसमें बात ही नहीं है। पूरा जिस पार्टी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आइडियोलॉजी से जो पार्टी बनी है, वो पार्टी बंगाली के खिलाफ कैसे हो सकती है भाई। कश्मीर में जब तिरंगा लहराया था वहां पे, तो भी जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो पार्टी कैसे एंटी बंगाली हो सकती है भाई। और बंगाली कई राज्यों में रहते हैं, कभी भी मैंने बंगालियों के साथ में ये बिहेव होते या कुछ ऐसे होते नहीं देखा है भाई। जहां जाते हैं मस्त अपना काम करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। तो ये जो नैरेटिव है ये बंद हो गया। थोड़ी कोशिश हो रही है लेकिन काउंटर नहीं कर पा रही है कि भाई आपकी पार्टी में तो आधे से ज्यादा नेता लोग बाहरी है, सब अपने हेलीकॉप्टर से बाहरी बुला के रखे और आप बोल रहे हो कि बंगाल को बंगाली ही चलाएगा। बंगाली और बांग्लादेशी में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। बांग्लादेशी भाषा और बंगाल की भाषा बंगाली अलग है। हालांकि बांग्लादेशी और बंगाली भाषा दोनों आप समझ सकेंगे एक दूसरे को, जिनको पता है। वो दूसरे राज्य में अवैध बांग्लादेशियों को जो निकाल रहे हैं, ममता बनर्जी को यही दर्द सता रहा है कि हमारे वोट बैंक हर्ट हो जाएंगे। नाम अगर इलेक्शन कमीशन ने काटा इन अवैध फर्जी वो आधार कार्ड वोटर कार्ड वालों का, तो भाई दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वो 10% का जो गैप है ना, बीजेपी ऑलरेडी ऊपर देख चुका अपना स्लैब के 45% से कुछ कम नहीं। उसके लिए जो करना चाहिए वो करेंगे। और बीजेपी का ऑफकोर्स सी बात है भाई, बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा तो इधर तो 5-7-8% बीजेपी अगर बढ़ाती है अपना, तो 4-5% तो टीएमसी का कटेगा। और 4-5% अगर कटा तो आप यकीन मानिए कि बीजेपी फतह तोड़ मतलब किला तोड़ने के कामयाब हो जाएगी। और फर्जी वोटरों का भी बंगाल के अंदर में हम देखते हैं, लोकल जब ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं किस तरीके का वहां पे सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ता है। फर्जी वोटिंग के भी कई बार आरोप लगे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर में, बूथ कैप्चरिंग के भी आरोप लगे हैं जब बैलेट से वोटिंग होती है। तो इस बार सेंट्रल फोर्सेस भी उतरेंगी
और अच्छे से वेस्ट बंगाल का चुनाव कराया जाएगा दोस्तों, ट्रांसपेरेंट तरीके से। बीजेपी इस कोशिश में, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया में मैं अभी से आपको एनालिसिस अंदाजा मारता हूं अपना, कितना राइट होगा रॉन्ग होगा ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। बिहार में 65 लाख वोटरों का नाम कटा है ना, पश्चिम बंगाल के अंदर में कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का नाम कटा जाएगा। 1.25 करोड़ के पास भी आंकड़ा जाए तो सरप्राइज मत होइएगा दोस्तों। मैं 1 करोड़ इसीलिए बोल रहा हूं ताकि मैं ज्यादा भी वो फेंकना नहीं चाहता, रिस्क नहीं लेना चाहता। जो सही जो लगता है कि सेंसिबल है, लॉजिक वाला है, वो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का नाम कटेगा जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो बंगाल से परमानेंटली दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं, जिनके पास में 1 से अधिक वोटर कार्ड है। कई ऐसे जिले हैं बंगाल के अंदर में जहां पे वोटर कार्ड बनाने की अर्जी और 11 जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की सूची है, वो डॉक्यूमेंट्स बनाने की अर्जी 9 गुना बढ़ चुकी है, 9 गुना। और इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी मॉनिटर कर रहा है और हो सकता है कि 6 अक्टूबर के बाद में पश्चिम बंगाल के अंदर में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाए। 6 अक्टूबर इज द डेट, उसके बाद में शुरू हो जाएंगे। नवरात्र खत्म होने का ये लोग राह देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन, और पूरी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आपको कुछ अगर ऐड करना है प्लीज आप कमेंट करिए, और आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा एनालिसिस। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।